डेनमार्क उससे लगा हुआ दूसरा देश है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। इन्होंने जब देखा कि जर्मनी ने किस तरह से कोरोना के साथ जंग लड़ी, तो इन्होंने उससे सबक सीखा। इनकी कई देशों के साथ बाय रोड अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सबसे पहले उसको उन्होंने सील किया, हवाई सेवा रोक दी, 11 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया और जमकर टेस्ट शुरू किए इन्होंने। सार्वजनिक व्यवहार पूरे ठप कर दिए, बंद कर दिए। कुल 514 बाधित इस देश में पाए गए। ठीक इसी समय ब्रिटेन में भी कोरोना आ चुका था। तब ब्रिटेन में आंकड़ा था 514, माफ़ कीजिए 456। 514 डेनमार्क का था और 456 था यूरोप का। लेकिन डेनमार्क ने कुल 8000 मरीज जाने के बाद, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हुई, कोरोना पे काबू पा लिया। और आप उठा के ब्रिटेन की हालत देख लीजिए। खुद प्राइम मिनिस्टर पॉजिटिव निकले, इलाज कराते रहे 15 दिन, दूसरे आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बनाना पड़ा। और पूरे ब्रिटेन में 1,30,000 मरीज पाए गए और 17,000 मौतें हुई। एक पुरुष राष्ट्रप्रधान और एक महिला राष्ट्रप्रधान, 2 देश अगल बगल में। डेनमार्क ने एक और मज़ेदार बात की। सीखने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने देश में कैसा चल रहा है, दूसरे देशों में कैसा चल रहा है, हम अच्छी चीज़ें क्यों नहीं उठा सकते। तो डेनमार्क में वहाँ के प्रधानमंत्री को लगा कि सैनिटाइज़र ज़रूरी है, टॉयलेट पेपर ज़रूरी है, तो जाहिर है इन सब चीज़ों की देश में कमी ना हो जाए। तो उन्होंने एक शक्ल लड़ाई। उन्होंने कहा कि जो भी स्टोर में से आप सामान खरीदेंगे उसमें सरकार ने फिक्स कर दिया, सैनिटाइज़र का रेट सरकार ने 5 यूरो फिक्स कर दिया। एक सैनिटाइज़र की बोतल आपको मिलेगी 5 यूरो की। अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहें तो आपको मिलेगी 100 यूरो के पास। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने अन्य सिर से अपने यहाँ कैसे गए तो पूरा 1 डजन उठा लाए, इस टाइप का उन्होंने नहीं किया। तो दूसरा, आपको बोतल ख़रीदना है तो पुरानी खाली बोतल ले आओ, दुकानदार को दूँ तो उतनी बोतल आपको मिलेगी। अगर आपने 1 लाई तो $5, 10 ले आए तो 1 प्लस 100 रुपये के हिसाब से बाकी। तो इससे लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो दुरुपयोग है पैसों का, पैसा तो बचाना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ न टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हुई, न सैनिटाइज़र की शॉर्टेज हुई। राशन भी लोगों ने उसी मात्रा में लिया जितना उनको ज़रूरत थी। हमारे जैसे नहीं कि रात भर राशन की दुकान में लगे रहे, सवेरे फिर जा गए और 6 महीने का राशन रख लिया, दवाइयाँ ला के रख ली, हाँ सैनिटाइज़र उठा के ले आए, किसी को मिले नहीं मिले, मास्क ले आए भाई, किसी को मिले न मिले। तो इस तरह कोई दृश्य उस देश में नहीं पैदा हुआ। ये भी एक कुशल प्रबंधता की निशानी है। फिनलैंड में भी महिला प्रधानमंत्री है और बहुत चर्चित है। चर्चित इसलिए है कि उम्र है 35 साल और दिखने में खूबसूरत प्रधानमंत्रियों में उनका समावेश। तो नाम है सना मरीना। तो सना ने अपने देश में पहला मरीज मिलते ही फिनलैंड में लॉकडाउन घोषित कर दिया। अब इस फिनलैंड की एक और खासियत यह है कि यहाँ की प्रधानमंत्री जिस तरह से कम उम्र की है, युवा है, जवान है, खूबसूरत है, ठीक उसी तरह का वहाँ की आबादी भी है। वहाँ की एवरेज आबादी युवा है और ये युवा पीढ़ी ना तो अखबार पढ़ती है, ना ठीक से टीवी देखती है, ये ज़्यादातर एक्टिव रहती है सोशल मीडिया में। तो सना ने क्या किया कि इनसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया।
वो कुछ भी बातें करती, शेयर करती, ट्वीट करती, लोगों से डिस्कस करती सोशल मीडिया पे। और उन्होंने कहा कि मेरे नौजवान साथियों, मुझे आप सबकी जो है मदद चाहिए इस जंग में, और आप बताओ कि इस जंग को अपने को कैसे जीतना है। जाहिर है ये तो एक टैक्टिक्स थी लोगों से जुड़ने की। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से पूछ कर थोड़ी काम करता है, उसकी एक अपनी तय रणनीति रहती है। लेकिन उस रणनीति को सफल बनाने के लिए उसमें लोगों को उसको जोड़ना रहता है। तो उन्होंने रोज़, जैसे अभी उन्हें कल कुछ करना है तो रोज़ वो लोगों से, ग्रुप से बातें करते थे सोशल मीडिया पे, और कहते थे कि इसको क्या करना चाहिए। तो उसमें 100-10 सुझाव लोग भेजते थे, बोलते थे, बात करते थे, चैट करते थे। तो उनको जो करना रहता था तो वो कहते थे कि कैसा बढ़िया रहेगा अगर कल हम बसें रोक दें तो थोड़ा ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। तो सब लोग कहते थे हाँ ये भी ठीक है, और वो इस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर अपना काम करते थे। उन्होंने टेलीनॉर नाम की कंपनी के साथ मिलकर स्मिटन स्टॉप नाम का एक ऐप डेवलप कराया। वो सिर्फ इसलिए ऐप डेवलप कराया क्योंकि नौजवान पीढ़ी के साथ अगर हमें बात करना है, काम करना है, तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं के लहजे में उनको हमारे साथ संवाद करना पड़ेगा। तो ये ऐप उन्होंने डेवलप किया। इस ऐप को उन्होंने कहा कि आप सब लोग इसको डाउनलोड करिए और मुझे सुझाव देते रहिए ताकि मैं बेहतर ढंग से काम कर सकूं। अब ये ऐप जितने लोगों ने डाउनलोड किया तो वहाँ आबादी है करीब 53 लाख, और लगभग 14 लाख युवाओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया। अब पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री जुड़ गए, और ये ऐप असल में ये ट्रैकिंग ऐप था। इसमें जीपीएस लगा हुआ था, ये बगैर इंटरनेट के ब्लूटूथ पे भी चलता था। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, खतरे से बचाने के पहले हम आपको आगाह करेंगे कि खतरा आपके कितने नज़दीक आया है। तो इस ऐप में लोगों के डाटा होने की वजह से आपके नज़दीक कौन मरीज़ है, आपके घर में कौन संक्रमित है, यहाँ तक की जानकारी ये ऐप देता था कि इस समय आप जो 5 लोगों में खड़े हैं उसमें एक व्यक्ति बाधित है, वहाँ से हट जाइए। इस तरह से ये ऐप लोगों को वार्निंग देता था। इस वजह से लोग सतत इस ऐप को देखते थे और उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमारे पीएम हमको कह रहे हैं कि वहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि इसकी ख्याति भारत तक आ गई। अब भारत तो है ही है कॉपी मास्टर। तुरंत हम लोगों ने आरोग्य सेतु डेवलप कर लिया। एक प्राइवेट कंपनी ने इसी के नकल मार के, इसी के आधार पर प्रोग्रामिंग करके आरोग्य सेतु बनाया। अब ये आरोग्य सेतु में वो फीचर नहीं थे जो फिनलैंड के इसमें थे, लेकिन मोदी जी को लगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी जवान लोग ज़्यादा है, ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। सरकार ने खूब प्रचार किया उसका, इस ऐप को डाउनलोड करो। दरअसल ये ट्रैकिंग ऐप है और इसका आज भले ही आपको कोई स्वास्थ्यगत लाभ सरकार नहीं दे पा रही, लेकिन एक दिन जब चुनाव होगा तो इसी ऐप के थ्रू आपके पास मोदी जी के भाषण आ जाएंगे, इसी ऐप के थ्रू आपकी लोकेशन पता चलेगी, इसी ऐप के थ्रू सरकार आपसे कम्युनिकेट करती रहेगी, सरकार का विज्ञापन का खर्चा बच जाएगा। तो भारत में तो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप इस ढंग से बना दिया। तो ये कोई सेतु नहीं बना रहा है, ये तो प्रचार सेतु बनाने का ऐप है। भारत में आज तक आरोग्य सेतु से कोई किसी को यह जानकारी नहीं मिली कि आप कितने दूर खड़े हैं कोरोना बाधित लोगों से। हमें तो ना अस्पताल की जानकारी मिलती है, न बाधित लोगों की। आरोग्य सेतु ऐप से पूरे देश के कोरोना बाधित लोगों के आंकड़े भी नहीं मिलते। सरकार के अलग अलग वेबसाइटों पे भी ये अलग अलग आंकड़े हैं जो अपडेट नहीं होते। तो आप बताइए, ऐसा ऐप बना के हम क्या हासिल करने वाले। लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो फिनलैंड ने बहुत सफलतापूर्वक करके एक नया मुकाम हासिल किया। फिनलैंड ने बहुत ही तेज़ी से कोरोना को कंट्रोल कर लिया। अब बात करते हैं नॉर्वे की। प्रधानमंत्री जो है, पीएम है,
उनकी नाम है अर्ना सालबर्ग। अर्ना सालबर्ग ने देखा कि अन्य देश जैसे लॉकडाउन कर रहे हैं, जैसे लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, अलग अलग जगह रख रहे हैं, ठीक उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कोई ऐसे बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्त नॉर्वे में लोगों में इस बीमारी को लेके ज़बरदस्त भय की स्थिति पैदा हो गई। इस भय के से भी निपटना पड़ेगा। जब हम इलाज कर रहे हैं तो इलाज के अलावा जो जो चीज़ आएगी उनका भी इलाज करना पड़ेगा। तो इस सालबर्ग मैडम ने टीवी पे पहुंचकर देश के बच्चों को कहा कि डरो मत बच्चों, तुम्हारे मन में जो सवाल आते हैं वो लिख कर मुझे भेज दो, हम उन सवालों का भी हल ढूंढेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, देश भर के बच्चों ने अपने माँ बाप से पूछकर, खुद से पूछकर, को अपने मन से ढेरों सारे सवाल उनको भेज दिए। अब सालबर्ग ने अपने देश के टेलीविज़न पे एक एक बच्चों के सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा, आपको डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है, और इस डर को हम भगाएंगे क्योंकि डर के आगे जीत है। और आप यकीन मानिए, पूरे देश भर में उनके इस अप्रोच के कारण एक मनोबल में वृद्धि हो गई, लोगों का रिस्पांस बढ़ गया, लोग और जिम्मेदारी से काम करने लगे। कोरोना के संकट से जूझने के लिए एक नया जज्बा उन्होंने अपने देश में पैदा किया। नॉर्वे की कहानी मैंने बताई आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड की पीएम है जेसिंडा आर्डन। जब न्यूजीलैंड जरा देश ही थोड़ा अटपटा है, कई देशों के नागरिक यहाँ आके बसे हुए हैं, भारतीय भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी झड़पें जो होती है, ये अलग अलग रेसिस के जो लोग हैं वहाँ उनके बीच होती रहती हैं। जैसे काले हैं वो अपने चितकबरे भारतीयों के साथ मारपीट करते हैं, गोरे हैं वो और किसी के साथ मारपीट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं वो थोड़ा हट्टे कट्टे रहते हैं, उनका काले लोगों से नहीं पड़ता, उनसे मारपीट करते रहते हैं। तो इस तरह की स्थानीय इस तरह की बहुत समस्याएं वहाँ देश फेस करता है। लेकिन ये जेसिंडा जो है ये सोशल मीडिया में एक्टिव है, लोगों के साथ कहीं पे भी चलना मिलना। हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री का रेला नहीं चलता है कि चल रहे काफिले में चले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अगर आइसक्रीम खाना चाहे तो उसको अपनी गाड़ी से उतर कर आइसक्रीम पार्लर के सामने लाइन में खड़े रहना पड़ता है, भले वो 10वें नंबर पे हो। आप रहे पीएम, लेकिन लाइन से आपको आइसक्रीम मिलेगी। कुछ लोग होते हैं कह रहे पीएम है तो देखते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह कोई बर्ताव, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ पर करीब 1,500 लोग कोरोना से बाधित पाए गए। तो ये लोग कौन थे? जो विदेशों से यहाँ आते थे, एक दूसरे के रिश्तेदार। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत भी हुई उन लोगों को अलग करने में, लेकिन उन्होंने सबको क्वारंटाइन किया, सख्ती के साथ निपटे। और नतीजा क्या हुआ? कुल 4 मौतें हुई न्यूजीलैंड में। वो लोग थे जो 70 साल के ऊपर जिनकी उम्र थी। इसके बाद जितने बाधित थे सब ठीक हो गए। आज वहाँ लॉकडाउन जैसे कोई स्थिति है नहीं। ऐसी ही बात है ताइवान की। ताइवान में आप सब जानते हैं, ताइवान तो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा बाज़ार है। चीन की तरह कभी ताइवान में सारी चीज़ें बनती थी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब। तो ताइवान की प्राइम मिनिस्टर है साई इंगविन। ये लॉ की प्रोफेसर है और इनके चाइना के साथ बहुत व्यापारिक संबंध है। यानी चाइना में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो ताइवान से बनाते हैं, तो लोग फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं।
अब ताइवान में तो फिर उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त कहर होना चाहिए कोरोना का, पर ऐसा नहीं है। ताइवान में कुल मिला के 400 कोरोना बाधित मिले, तो फिर इतने कम कैसे? इसका सीधा सीधा ये था कि जिस दिन से उनके यहाँ पहला आदमी मिला उस दिन से उन्होंने रिगरसली, ज़बरदस्ती से हर आदमी का टेस्ट कराया। टेस्ट करते जाओ, टेस्ट करते जाओ, टेस्ट करते जाओ, और अलग रखो, क्वारंटाइन रखो। यहाँ मज़े की बात कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ एक दिन भी बंद नहीं हुआ। 400 मरीजों पे इलाज किया गया, 400 लोगों को ठीक किया गया, इक्का दुक्का मौतें हुई, लेकिन यहाँ ना तो बिजनेस बंद हुआ, ना लॉकडाउन हुआ, और ना ही कोई कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कोई ढिलाई बरती। क्योंकि सरकार का मानना ये था कि कोरोना से बड़ी बीमारी तो अर्थव्यवस्था रुक जाने में है। हम कोरोना से तो निपट लेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी तो फिर खाएंगे क्या? ये देश भी पूरी तरह से अन्य देशों के व्यापार के ऊपर ही निर्भर है, इसकी अपनी कुछ इनकम सोर्स है नहीं। तो उन्होंने बगैर लॉकडाउन के, बगैर इससे ये जंग जीती है। इसी तरह 2 और प्राइम मिनिस्टर की मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। एक है बांग्लादेश की शेख हसीना और दूसरी है बोलीविया की जनीन चवेज। ये लोगों ने भी कोरोना का बहुत कड़ाई से अपने देश में पालन किया। आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने तो गजब कर दिया। यहाँ की पीएम है काथरीन जैकोब्स तोस्तिर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, पूरा इलाज सरकार उठाएगी, हम इलाज का खर्च उठाएंगे, आप घर में रहिए। लॉकडाउन में जो लोग घर में रहेंगे उनकी सैलरी सरकार देगी, और तो और जिनके व्यवसाय बंद होंगे उन सबको हम इकोनॉमिकली जो भी उनका नुकसान होगा उसका पैकेज हम देंगे। ये किसी देश ने नहीं किया, जो एक छोटे से देश आइसलैंड ने किया। वहाँ की महिला ने खटाखट निर्णय लिया। तो ऐसे राष्ट्र प्रमुखों की सारे लोगों को दरकार है। हम लोग सोचते हैं, चढ़ा देते हैं कि हमारे पीएम नंबर 1, 14 देशों ने फैसला कर लिया इनको ये बनाने का। दरअसल कभी भी आप जब तारीफ कर रहे हो, अपने खुद ही तारीफ कर रहे हो और उनको प्रूव करने का नहीं चांस दोगे, तो आप अपने देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इन लोगों ने ऐसे उदाहरण पेश किए कि दूसरे देश इनकी तारीफ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे भी दिन बदलेंगे, हम एक बेहतर व्यवस्था में कभी न कभी जीने का सपना तो देख ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।